आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हिडन पॉइंट में आपको खुशामदीद कहते हैं। ये हमारा पीपीएससी लेक्चर मैथमेट की सीरीज़ का हमारा आखिरी लेक्चर है वेक्टर स्पेस का। तो जिनको ये मवाद वगैरह चाहिए, हमने पहले ग्रुप थ्योरी स्टार्ट की, फिर इसको रिंग थ्योरी को कंप्लीट किया। हमने बहुत सारी यानी बुक से ये मवाद को इकट्ठा किया गया है, उनको एक शॉर्ट फॉर्म में तरतीब दिया गया है। जो पॉइंट उसके बहुत सारी बुक से थ्योरम रिजल्ट वगैरह इकट्ठे कर दिए गए हैं। और बाकी यहाँ पे हमने इसको सर से इतना ज़्यादा एक्सप्लेन भी नहीं किया क्योंकि टाइम कम होता है। शॉर्टली तौर पे उसको हमने करीबन कवर कर दिया हमारा। बाकी यहाँ पे इसके अंदर जो कमी तो इंशाल्लाह नहीं रहेगी। हमने आपके टाइम को मद्देनज़र रखते हुए यानी 4 लेक्चर में हमने आप इस बुक्स को कवर किया है। अल्हम्दुलिल्लाह इसमें सारा कोर्स आपका कवर हो जाएगा। तो जिनको ये पीडीएफ में मवाद चाहिए होगा वो से रब्ता करके, इसकी फ़ीस 1000 है। जो जिसको ये पीडीएफ में चाहिए होगी, यानी वो पीडीएफ में आपके पास ये वन लाइनर समझ लें, उसमें आपके सारे थ्योरम स्टेटमेंट कोई चीज़ें फाइंडिंग करनी है, सारी चीज़ें उसके अंदर हमने शामिल कर दी गई हैं। तो आज हम वेक्टर स्पेस का आखिरी टॉपिक करने जा रहे हैं। तो हमारा ये क्या है, वेक्टर्स इस इनर प्रोडक्ट स्पेस के मुतालिक होगा। तो उससे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा वेक्टर्स को जानना पड़ेगा। तो पहले हम देखते हैं लेंथ ऑफ डॉट प्रोडक्ट। अब एक डॉट प्रोडक्ट होता है, एक होता है हमारे पास जिसे हम क्या बोलते हैं, स्केलर प्रोडक्ट। एक हमारे पास वेक्टर प्रोडक्ट होते हैं जिसे क्या बोलते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट बोलते हैं। तो डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है, दो वेक्टर का प्रोडक्ट जिसमें दोबारा हमारे पास जो रिजल्टेंट है वो हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी आ जाए, स्केलर क्वांटिटी आ जाए, उसे स्केलर प्रोडक्ट कहेंगे या डॉट प्रोडक्ट कहेंगे। इसी तरह जो हमारे पास के वेक्टर प्रोडक्ट होता है, दो वेक्टर के प्रोडक्ट का रिजल्ट अगर वेक्टर आ जाए तो वो हमारे पास वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट कहेंगे। तो पहले हम देखते हैं यहाँ पे लेंथ ऑफ ए वेक्टर। लेंथ ऑफ ए वेक्टर वी हमारे पास क्या है, उसमें n पेयर हैं, इसके अंदर एलिमेंट मौजूद हैं, वी एन तक, वी1 से वी एन तक ट्रबल्स हैं। तो आर एन गिवन बाई, तो इसके जो लेंथ होगी यहाँ पे क्या होगी, नॉर्म के अंदर डिफाइन की गई है। तो हर क्वांटिटी का जो भी जितने इसके अंदर होंगे ट्रबल्स होंगे उसका स्क्वायर और उसको ऐड कर देना है, तो ये इसकी क्या आ जाएगी, लेंथ हो जाएगी। तो नोट में लिखा हुआ है द लेंथ ऑफ वेक्टर इज आल्सो कॉल्ड, नॉर्म भी कहलाती है उसकी जो लेंथ है। यानी यहाँ से क्लियर होता है कि वेक्टर की जो लेंथ है वो हमारे पास क्या कहलाती है, नॉर्म कहलाती है। इसके बाद हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। इन प्रॉपर्टीज़ में क्या है हमारे पास, पहली प्रॉपर्टी है अगर क्या होगा, नॉर्म होगा या वेक्टर की लेंथ हमारी क्या होगी, ग्रेटर देन, हमेशा क्या होगी, इक्वल के 0 होगी, या क्या होगी, हमेशा ग्रेटर होगी। ये हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन, यहाँ से छोटे छोटे क्वेश्चन यहीं से पिक कर लेते हैं। तो यहाँ पे पहला क्या है कि हमारे पास जो नॉर्म होगा या लेंथ ऑफ वेक्टर होगी हमेशा क्या होगी, ग्रेटर देन या इक्वल टू 0 होगी। दूसरी कंडीशन क्या है, अगर हमारे पास नॉर्म या वेक्टर की लेंथ 1 के इक्वल होगी तो इसका मतलब क्या होगा, हमारे पास जो वेक्टर है वो यूनिट वेक्टर है। वो हमारे पास क्या है, दूसरी प्रॉपर्टी हमारे पास कि अगर उसकी लेंथ या नॉर्म हमारा 1 के बराबर होगा तो वो हमारा यूनिट वेक्टर होगा। प्रॉपर्टी नंबर 3 है हमारे पास, अगर हमारा लेंथ या नॉर्म 0 के इक्वल होगा, इफ एंड ओनली, इसका मतलब क्या, हमारा वेक्टर क्या है, 0 के इक्वल है। तो ये हमारी प्रॉपर्टी नंबर 3 है। इसके बाद हमारे पास देखें, अगर कोई कांस्टेंट किसी उसके साथ मल्टीपल हो रहा है तो हम उसको क्या कर सकते हैं, अलहदा वेक्टर के साथ उसका मल्टीप्लाई कर सकते हैं। यानी उसका कांस्टेंट का नॉर्म अलहदा, यानी यहाँ पे नॉर्म क्या कर दे, इसको प्रोडक्ट में तब्दील, यानी हमेशा पॉजिटिव रहेगा। तो लिहाजा यहाँ पे सी हमारे पास अगर नेगेटिव में भी है यानी तो उसको नॉर्म क्या कर देगा, पॉजिटिव में तब्दील कर देगा। तो इस सूरत में इसको क्या लिखा गया है, सी इंटू मॉड उसकी वेक्टर की लेंथ अलहदा कर दिया गया है। तो ये हमारे पास थी इसकी प्रॉपर्टीज थी। एग्जाम्पल दी हुई हमारे पास R5 के लिए गए हैं, इसके अंदर 5 ट्रिबल्स होंगे, 0, -2, 1, 4 और -4। ये हमारे पास वेक्टर दिया गया है। तो जो हमने पीछे डेफिनेशन किया है कि हर ट्रिबल का क्या करेंगे, उसका स्क्वायर लेंगे और उसको क्या कर देंगे, स्क्वायर रूट में ऐड कर देंगे। तो यहाँ से हमारे पास इसकी जो हमारे पास लेंथ है वो कितनी आ गई, हमारे पास 5 आ जाएगा। 0 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर। तो सब के स्क्वायर को हमने ऐड किया, उसका स्क्वायर लिया, रूट लिया। तो ये इसकी मतलब क्या है कि जो हमारे पास ये वेक्टर दिया है उसका लेंथ कितनी हमारे पास 5 आ गई है। इससे नीचे हमारे पास एक और वेक्टर R3 दिया हुआ है, इसको सॉल्व कर लीजिएगा। इसको बाई डेफिनेशन हमने इसकी क्या लेंथ मालूम कर ली है।
इस तरह स्टैंडर्ड यूनिट हमारे पास Rn होता है, तो इस तरह हमारे पास R1 के क्या हो जाएंगे हमारे पास R2, हमारे R तो एक ही आ जाएगा एलिमेंट, उसमें आ जाएगा। इस तरह हमारे पास R2 की स्टैंडर्ड क्या होगी, इस तरह हमारे पास R3 की क्या होती हैं। तो ये स्टैंडर्ड यूनिट्स लिखे हुए हैं, उसके स्टैंडर्ड यूनिट क्या है, आई जे होता है इसके अंदर, तो 0 1, अगर 2 होगी तो 3 होगी, तो क्या हो जाएगा 0 आई जे के, ये क्या इसको आई को जनरेट करेगा, ये जे को, ये हमारे पास क्या हो जाएगा के के लिए हम क्या लिखते हैं इसकी स्टैंडर्ड यूनिट्स आई जे के है हमारे पास, और उनके वेक्टर्स क्या बन जाएंगे हमारे पास 0 1 1 0 0 1 बनेगा। इसी तरह R3 के अंदर ये आपके सामने है 1 0 0 0 1 0 0 0 1, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा वेक्टर में। इसके बाद हमारे पास है जी 2 नॉन जीरो वेक्टर आर पैरेलल। क्या होंगे, अगर दो नॉन जीरो वेक्टर अगर पैरेलल हैं तो इसको क्या लिखेंगे, उस एक दूसरे का क्या होंगे, यहाँ पे u इज इक्वल टू सी वी का मतलब क्या आएगा, तो वेक्टर पैरेलल हैं मगर क्या हो सकते हैं सी हमारे पास, या तो वो क्या होंगे इक्वल हो सकते हैं या एक दूसरे का मल्टीपल हो सकते हैं, यानी ये मैं सी यहाँ पे कांस्टेंट है तो ये 1 भी हो सकता है, तो तब ये क्या हो जाएंगे इक्वल हो जाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास 1 पे देखिएगा, अगर हमारा क्या है सी ग्रेटर देन 0 है, हमारा अगर पॉजिटिव है तो इनकी डायरेक्शन क्या होगी सेम होगी, यानी अगर ये हमारे पास एक वेक्टर है तो हमारे पास इसी को हम वेक्टर को सी से मल्टीप्लाई कर दें, यानी 5 से मल्टीप्लाइंगे तो 5 गुना बन जाएगा। अगर पॉजिटिव से देंगे तो ये हमारा पास अगर v है तो ये 5v फर्ज किया मैंने यहाँ पे 5v हो जाएगा। जब इसको नेगेटिव 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी हमारे पास नेगेटिव 5v हो जाएगी। तो यहाँ से ये रिजल्ट निकला है, अगर हमारे पास दो वेक्टर पैरेलल हैं तो उनको हम किसी कांस्टेंट से ज़रब दे दें तो फिर क्या रहेंगे, फिर वो क्या रहेंगे पैरेलल रहेंगे, मगर यहाँ से पॉजिटिव के लिए डायरेक्शन क्या रहेगी सेम रहेगी, और नेगेटिव के लिए क्या हो जाएगी उसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी अपोजिट हो जाएगी। थ्योरम हमारे पास 5.1 द लेंथ ऑफ स्केलर मल्टीपल, जो हमारे पास उसकी लेंथ आपने किस तरह मालूम करनी है, ये हम थ्योरम में रिजल्ट पीछे भी देखा है कि लेट बी ए वेक्टर आर एंड सी बी स्केलर, देन उसकी जो लेंथ ऑफ स्केलर मल्टीपल, अगर उसको स्केलर मल्टीपल कर दिया गया है, यहाँ पे किसकी लेंथ बताई गई है उसके स्केलर मल्टीपल की, अगर वेक्टर को किसी स्केलर से मल्टीपल कर दिया जाए तो उसकी जो लेंथ होगी आपके पास सी वी की लेंथ इक्वल टू सी का मॉड और लेंथ ऑफ वेक्टर की अलग हो जाएगी। तो ये हमारे पास थ्योरम है। नेक्स्ट हमारे पास यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ v, तो इसके ये क्योंकि बेसिक वेक्टर है हमने इसको क्या करें इनर प्रोडक्ट साथ किसका ताल्लुक है, तो इसी वजह से हम क्या करें इसको थोड़ा सा डिस्कस करें। इफ v इज ए नॉन जीरो वेक्टर इन r एंड देन द वेक्टर, इसके क्या है यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा आपका इसके बराबर हो जाएगा, यानी अगर हम क्या लिखते हैं हमारे पास v हमारे किसके बराबर है u, इसकी डायरेक्शन आ जाएगी, तो हम इसका क्या करेंगे इसकी जो u हम इसको हमने जो बुक्स में आपने u अब किसके बराबर होगा हमारे पास v और ओवर v का मॉड या उसकी लेंथ आ जाएगी। तो ये हमारे पास क्या है किसी भी वेक्टर का यूनिट मालूम करने का फार्मूला है। हैज़ लेंथ 1 हैज़ सेम डायरेक्शन एज v, इसकी क्या होगी लेंथ 1 होगी क्योंकि यूनिट है तो उसका लेंथ कितनी होगी 1, तो यहाँ से हमारे पास रिजल्ट है कि यूनिट वेक्टर की हमेशा क्या होती है लेंथ 1 होती है और डायरेक्शन क्या होती है v की डायरेक्शन। यहाँ पे दो ये पॉइंट, दिस वेक्टर u इज कॉल्ड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ v। नेक्स्ट हमारे पास है नोट्स हैं दो पॉइंट्स का, द वेक्टर ये क्या हमारे पास यूनिट वेक्टर इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ v, वही बात जो पीछे हमने रिपीट की डिस्कस की। पॉइंट नंबर 2 पे हम देखें The purpose of finding unit vector in the direction of v is called normalization of vector. The process of finding, ये definition new आपके लिए मेरे ख्याल होगी, unit vector finding, the process of finding unit vector, यानी उसको क्या करना है यूनिट वेक्टर किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर फाइंड करना इन द डायरेक्शन ऑफ उसी डायरेक्शन, उसको क्या कहते हैं नॉर्मलाइजिंग कहलाते हैं, नॉर्मलाइजिंग कहलाती है किसी वेक्टर की यूनिट वेक्टर फाइंड करने को क्या कहते हैं नॉर्मलाइजिंग कहते हैं। तो ये छोटी छोटी डेफिनेशन होती हैं, ये होती आसान है, हमें नहीं पता होता, तो इस वजह से हम यहाँ पे भी कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स हमने वो देखने हैं। फाइंड ए यूनिट वेक्टर, हम आपके सामने ये एग्जांपल दी हुई है, ये वेक्टर दिया हुआ है, तो हम अब क्या करेंगे जो हमने डेफिनेशन पढ़ी थी यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू v ओवर
वी का मॉड को इस्तेमाल करके हम क्या कर लेंगे इसकी डायरेक्शन। तो पहले हम इसकी क्या लेंथ मालूम करिए, वेक्टर है उसकी लेंथ हमारे पास क्या आ गई है 14 है। लेंथ की डेफिनेशन हमने शुरू में किया है कि हर ट्रबल को क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे और उसको ऐड करके स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो फिर हमने ये यूनिट डेफिनेशन की अप्लाई कर दी, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये इसकी यूनिट डायरेक्शन आ जाएगी। अब हमने चेक करना है, 2 पॉइंट्स हमने देखे थे, उसकी लेंथ क्या होती है 1 होती है और डायरेक्शन वी की होती है। तो इसके हमने क्या किया है, इसकी हमने लेंथ मालूम की, ये हमने क्या कर दी यू की, सॉरी ये हमने यूनिट मालूम किया है, तो यूनिट को यू लिखते हैं, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी यू की लेंथ आ जाएगी, तो वो किसके बराबर आपकी 1 के इक्वल आ गई। तो इसका मतलब क्या होगा, ये क्या होगी यूनिट होगी। हमने यूनिट वेक्टर की 2 चीज़ें देखी हैं, जो कि इसकी लेंथ 1 होनी चाहिए और क्या होना चाहिए हमारे पास उसकी डायरेक्शन वी की सीमित होनी चाहिए। आगे हमारे पास है डिस्टेंस बिटवीन 2 वेक्टर, 2 वेक्टर के दरमियान डिस्टेंस हमने कैसे फाइंड करना है। तो डी को यहाँ पे डिस्टेंस मेंशन किया गया है, किसके दरमियान हमारे पास 2 वेक्टर हमारे पास u और v हैं इन r से, तो उसका जो डिस्टेंस होगा वो दोनों के नॉर्म के डिफरेंस के बराबर होगा, u फ़र्क v के नॉर्म के बराबर होगा। तो उसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, जिस तरह हमारे पास क्या है इसका नॉर्म या लेंथ क्या थी हमेशा पॉजिटिव है, तो इस तरह डिस्टेंस भी हमेशा क्या रहेगा पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि यहाँ पे नॉर्म आ गया है, ठीक है। तो नॉर्म हमेशा क्या होता है पॉजिटिव होता है। इस तरह हमारे पास क्या है डिस्टेंस अगर 2 वेक्टर के दरमियान क्या है 0 है, तो इसका मतलब क्या होगा दोनों वेक्टर क्या होंगे इक्वल है। मतलब क्या है, अगर 2 वेक्टर के दरमियान डिस्टेंस हमारा ये हमारे पास जो मैट्रिक्स स्पेस है उसकी प्रॉपर्टीज़ में भी आ जाता है। थर्ड प्रॉपर्टीज देखें इसके अंदर, अगर क्या होगा डिस्टेंस यानी 2 पॉइंट u से v, ये हमारे पास फर्क है u है, ये हमारे पास v वेक्टर है, यानी इनके दरमियान हमारा डिस्टेंस है। अगर आप फाइंड करें डी यू वी वो बराबर होगा, यानी अगर इधर से इतना डिस्टेंस होगा इधर से भी इतना डिस्टेंस होगा, तो ये हमारा डी वी यू इक्वल होगा जी। हमारे पास नेक्स्ट फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 2 वेक्टर, हमारे पास ये एग्जांपल दी हुई है, यहाँ पे देख लीजिए गया है। उसको पहले क्या किया, उसका नॉर्म लिया है, नॉर्म लेने के बाद उसका क्या किया है, यानी पहले उसके ये फ़र्क लिया गया है यहाँ पे, और फ़र्क कैसे लिया है, पहले एलिमेंट को पहले के साथ, दूसरे एलिमेंट को दूसरे के साथ और तीसरे एलिमेंट के साथ माइनस किया गया है, तो ये हमारे पास क्या बन गया इसका फ़र्क आ जाएगा। फिर हमने इसको क्या ले लेना है नॉर्म ले लेना है, लेंथ मालूम कर लेनी है, तो वो उसका डिस्टेंस आ जाएगा, यानी u और v के दरमियान जो डिस्टेंस हमारे पास है वो 3 है। इसके बाद है डॉट प्रोडक्ट इन r। अब क्या कहता है डॉट प्रोडक्ट की डेफिनेशन मैंने पहले बता दी है कि 2 वेक्टर का प्रोडक्ट अगर एक स्केलर क्वांटिटी आ जाए तो वो क्या बनती है हमारे पास डॉट प्रोडक्ट बनते हैं। तो इसके लिए हमारे पास क्या होता है v डॉट u इज इक्वल टू v का नॉर्म u का नॉर्म कॉज थीटा, हमारे पास ये इसका वेक्टर प्रोडक्ट का फार्मूला हमारे पास होता है। 2 वेक्टर को अगर हमने क्या करना है डॉट प्रोडक्ट लेना है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पे देख लीजिएगा इसका प्रोडक्ट हम कैसे लेते हैं हमारे पास, यानी आपने क्या करना है पहली क्वांटिटी को आपने v की पहली क्वांटिटी के साथ, दूसरी प्रॉपर्टी को दूसरी के साथ, इस तरह तीसरी को तीसरी के साथ और लास्ट को लास्ट के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमारे पास क्या आती है स्केलर क्वांटिटी आती है। तो लिहाजा ये क्या बन जाएगा हमारे पास, यानी i को i से मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास 1, j डॉट j हमारे पास क्या होता है 1, k डॉट हमारे पास क्या होता है 1 होता है। तो जब यूनिट मल्टीप्लाई होंगे तो वो 1 हो जाएंगे। तो नीचे ये एग्जांपल दी हुई है हमारे पास, u दिया हुआ है और v दिया हुआ है, और इसका क्या है वेक्टर डॉट प्रोडक्ट फाइंड किया कर दिया गया है, इसको देख लीजिएगा। प्रॉपर्टीज ऑफ डॉट प्रोडक्ट, if u, v and w are vector in r and are scalar, the following properties are true होती है हमारे पास। ये हमारे पास u, v और w है हमारे पास, तो ये हमारे पास पहली यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ आ गई, ये क्या हो जाएगी कॉमोटेटिव, यानी कॉमोटेटिविटी इसके अंदर होल्ड करती है, यानी वेक्टर प्रोडक्ट हमारे में क्या करती है, अगर हमारे पास आर एन है आर टू है ले जो भी ले आर एन का मतलब क्या है यहाँ पे आर स्क्वायर ले सकते हैं आर क्यूब ले सकते हैं, यानी स्पेस प्लेन। तो इस तरह हमारे पास ये प्रॉपर्टीज। इसके बाद हमारे पास ये है, ये हमारे पास और इसमें एक चीज़ आपने याद रखनी है कि वेक्टर के अंदर एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करती। ये क्वेश्चन पीपीएस में पूछा गया कई बार कि R3 जो हमारे पास R3 है वो ग्रुप है, क्या है ग्रुप है या नहीं, यानी इसको पूछा गया ये मोनोइड है, ग्रुप है, सेमी ग्रुप है या नन ऑफ दी। तो ये हमारे पास क्या होता है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करती, तो ये हमारे पास सिर्फ क्या होता है क्लोज्ड होता है। तो ये फिर हमारे पास क्या बन जाएगा
ग्रुपॉइड बन जाएगा। अगर हम इसको क्या करें, स्केलर से मल्टीप्लाई कर दें सी यू, तो ये हमारे पास क्या, अगर उसके फ़र्क, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, सी के साथ मल्टीप्लाई कर दें या वी के साथ। अगर नेक्स्ट हमारे पास प्रॉपर्टी नंबर 4 है, अगर वेक्टर को उसी वेक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो उसके क्या हो जाएगा, नॉर्म के स्क्वायर के इक्वल आ जाएगा। अगर हमारे पास वी डॉट वी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है एंड वी डॉट वी इज इक्वल टू 0 इफ़ एंड ओनली इफ़ हमारे पास जो वेक्टर साथ प्रोडक्ट तो हमारा ये नॉर्म के बराबर आता है। तो अब हम देखेंगे जो नॉर्म है या वेक्टर की लेंथ है वो हमेशा ग्रेटर देन 0, इक्वल टू या ग्रेटर देन 0 होती है। तो फिर यहाँ से वही कंडीशन यहाँ पे लेकर आए, अगर उनका फिर भी वी या डॉट और ये क्या है 0 के बराबर है, तो इसका मतलब हमारे पास जो वेक्टर होगा वी हमारा 0 के बराबर होगा। यूक्लिडियन एन स्पेस, अब देखिए नेक्स्ट डेफिनेशन हमारे पास, आर एन डिफाइंड टू बी ए सेट ऑफ ऑल ऑर्डर एन टपल्स ऑफ रियल नंबर। हमारे पास क्या है, एन टपल्स, हमारे पास इसके अंदर जो एन डिफाइन किया, आर एन बी कंबाइन विद द स्टैंडर्ड ऑपरेशन ऑफ वेक्टर एडिशन, स्केलर मल्टीप्लिकेशन, वेक्टर लेंथ क्या किया गया है, आर एन को हमने कंबाइन कर दिया है। इसमें 3 प्रॉपर्टीज़ कौन सी ऐड कर दी हमारे पास, एडिशन भी, स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी हो सकती है, और उसकी लेंथ एंड डॉट प्रोडक्ट, उनका डॉट प्रोडक्ट, द रिजल्टेंट वेक्टर इज कॉल्ड यूक्लिडियन स्पेस। अगर ये प्रॉपर्टीज़ उसमें क्या सेटिस्फाई होती हैं, अगर वेक्टर की एडिशन भी हो रही है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी हो रही है, वेक्टर लेंथ भी है उसमें, और डॉट प्रोडक्ट, द रिजल्टेंट वेक्टर स्पेस इज, जो हमारी रिजल्टेंट स्पेस आ बन जाएगी वो क्या बन जाएगी, यूक्लिडियन एन स्पेस बन जाएगी। उसको क्या कहेंगे हम, यूक्लिडियन एन स्पेस कहेंगे। उसमें ये प्रॉपर्टीज जो तकरीबन वेक्टर्स की हैं वो तकरीबन शामिल हो गई सारी। नेक्स्ट हमारे पास है काशी-श्वार्ज़ इनइक्वालिटी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यू बी टू वेक्टर्स आर देन, उनका जो प्रोडक्ट होगा हमारा क्या होगा, यू डॉट वी का मॉड क्या होगा, लेस देन इक्वल टू क्या होगा हमारे पास, यू का नॉर्म और वी के नॉर्म में यू डोनेटेड द एब्सोल्यूट वैल्यू मॉड कहेंगे। यहाँ पे इसमें फ़र्क है थोड़ा सा, अगर सिंगल लेंगे तो ये इसका नॉर्म होगा, यू डॉट वी, ये हमारे पास मॉड है जिसे बोलते हैं या एब्सोल्यूट वैल्यू बोलते हैं, और ये हमारे पास डबल आ जाए तो वो क्या होगा हमारे पास मॉड के बराबर, इसका नॉर्म के बराबर होगा। तो यानी इसका जो यू डॉट वी का हमारे पास एब्सोल्यूट वैल्यू होती है वो इसके नॉर्म से क्या होती है, लेस देन होती है। आगे आपके पास एग्जांपल दी हुई है काशी-श्वार्ज़ इनइक्वालिटी की, देख लें। हमारे पास 2 वेक्टर यू और वी थे, यू और डॉट वी हमने मालूम किया, वो हमारे पास क्या आ गया, -1, वी और वी हमारे पास 5 और यू डॉट वी 5 आ गया। तो इसको मल्टीप्लाई किया, हमारे पास ये कंडीशन हमारे पास सेटिस्फाई कर रही है, क्योंकि यू का मॉड का मतलब क्या है, यू डॉट यानी यू का स्क्वायर का जज़र डॉट वी के जज़र का स्क्वायर। तो यू डॉट यू 1 वी डॉट वी, यानी यू स्क्वायर का मतलब क्या है, यू को यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे ये वेक्टर है तो वेक्टर प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट आएगा। इस तरह यू वी और वी का डॉट प्रोडक्ट लेंगे, ये 5 बनता है, ये 11 बनता है, इसको मल्टीप्लाई करके हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। तो यानी हम डायरेक्ट उसको नहीं है कि स्क्वायर इसका वी स्क्वायर है यहाँ पे और ये स्क्वायर से कैंसिल नहीं, क्योंकि इसका मतलब क्या है, वी डॉट वी यानी वी को वी से ही मल्टीप्लाई करेंगे, फिर ये प्रोसीजर हम सॉल्व करेंगे। इस तरह ही हमारे पास काशी-श्वार्ज़ इनइक्वालिटी प्रूव हो जाती है। नेक्स्ट एंगल बिटवीन 2 वेक्टर्स हमारे पास दिया हुआ है आर एन, ये पहले मैंने डिस्कस कर दिया है कि किस तरह हम इसका एंगल मालूम करते हैं। ये हमने बताया था मैंने, यू डॉट वी हमारे पास किसके होता है, यू का मॉड और वी का मॉड ये ले लें और cos थीटा होता है। तो cos थीटा हमारे पास क्या, इधर आकर डिवाइड हो जाएंगे, तो ये हमारे पास इसके, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 0 से पाई, तो इसकी cos की जो थीटा है इसकी यानी क्या होती है 0 से पाई के दरमियान आती है। तो अगर पाई हमारे पास क्या होगा, पाई के बराबर होगा तो cos माइनस के बराबर होता है। ये तुम्हारा आप ये सिंपल कंडीशन है हमारे पास, अगर ग्रेटर देन ये हमारे पास पाई से उससे ऊपर चला जाएगा तो नेगेटिव होगा, दूसरे क्वाड्रेंट में चला जाएगा। अगर हमारे पास 90 तो 0 के बराबर होगा, अगर हमारा पाई इसके दरमियान होगा तो पॉजिटिव पहले क्वाड्रेंट बन जाएगा, तो ये हमारे पास 0 के बराबर होगा, तो वो हमारे पास cos 0 1 के बराबर होता है। द एंगल बिटवीन द 0 वेक्टर एंड अनदर वेक्टर इज नॉट डिफाइंड, अगर हमारे पास एंगल किसके दरमियान 0 वेक्टर एंड और किस दूसरे वेक्टर के दरमियान वो क्या होता है, नॉट डिफाइंड, क्योंकि हमने उसका मॉड को डिफाइन किया। यानी अब जब हमारे 0 वेक्टर है, 0 का हमारे पास जो नॉर्म है वो 0 ही रहेगा। जब 0 को यहाँ पे क्या है, cos थीटा को किस तरह डिफाइन किया गया है, यू यहाँ पे क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, तो डिवाइड नहीं कर सकते, तो इस वजह से ये क्या बन जाएगा हमारे पास, अनडिफाइंड बन जाएगा।
फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर दिया हुआ है, ये एग्जांपल वही आपने इस्तेमाल करना है, यू मॉड यानी आपने वी मॉड मालूम करना है, नॉर्म मालूम करना सॉरी, इसको फिर इसका यानी यू डॉट वी मालूम करेंगे, उस वैल्यू पुट करके आप क्या कर सकते हैं, यू वी है सब अपोजिट डायरेक्शन के अपोजिट, थीटा इज फाई, यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास cos थीटा, हमारे पास cos थीटा हमारे पास -1 आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है, नेगेटिव है तो डायरेक्शन क्या है दोनों की डिफरेंट हो जाएंगी। तो हमने देखना है कि किस पे cos -1 के बराबर आता है, तो वो पाई, तो यानी इसका मतलब क्या आ जाएगा हमारे पास, ये डायरेक्शन बनेगी, ये हमारे पास पाई होती है, तो ये हमारे पास डायरेक्शन, ये एक वेक्टर इस तरफ होगा और एक वेक्टर हमारा इस तरफ होगा, डायरेक्शन उनकी क्या होगी, अपोजिट होगी। ऑर्थोगोनल वेक्टर क्या होते हैं, टू वेक्टर u एंड v आर ऑर्थोगोनल इफ u डॉट v, उनका जो डॉट प्रोडक्ट है वो 0 के बराबर हो जाए, या वो क्या होंगे, दोनों वेक्टर क्या ऑर्थोगोनल का मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर होंगे। जब परपेंडिकुलर होंगे तो इसका मतलब क्या होगा, उनके दरमियान 90 का एंगल होगा, तो इसका मतलब ऑर्थोगोनल एक दूसरे के ऑर्थोगोनल होंगे। द वेक्टर 0 इज सेड टू बी ऑर्थोगोनल टू द एवरी वेक्टर। तो ये छोटी छोटी चीज़ें, अब ये पॉइंट यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट, 0 हर वेक्टर का क्या होता है, ऑर्थोगोनल होता है। तो जिस तरह ये ऑप्शन देते हैं नन ऑफ दीज या ए एंड बी बोथ, तो इस तरह ये छोटा उसमें क्या करते हैं, 0 ऐड कर देते हैं, छोटी सी बात तो छोटी सी है, मगर हम इसको इन पॉइंट्स को भी साथ साथ याद रखना है। आगे हमारे फाइंड द ऑर्थोगोनल वेक्टर, अगर किसी वेक्टर का ऑर्थोगोनल फाइंड करना है तो आपने एक वेक्टर आपको दिया होगा गिवन, दूसरा आपने लेट कर लेना है, उसके जितने इसमें 2 हैं तो यहाँ पे भी क्या कर लेंगे, 2 फाइंड कर लेंगे। उसी तरह आप क्या करेंगे, उनका डॉट प्रोडक्ट लेंगे, डॉट प्रोडक्ट लेने के बाद उसकी डेफिनेशन का मतलब डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, 0 के इक्वल होता है। तो इस तरह हम क्या कर सकते हैं, इसके वेक्टर मालूम कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है ट्राइंगल इनइक्वालिटी, यू वी आर वेक्टर इन आर एन, देन इसका जो क्या होता है, सम का जो हमारे पास नॉर्म है वो u के नॉर्म प्लस v के नॉर्म से क्या होता है, जिससे हमने कम्प्लेक्स में देखा है z1 प्लस z2 का मॉड क्या होता है, लेस देन होता है z1 प्लस z2 के मॉड के। तो वही कंडीशन हमारे, इसको बोलते हैं ट्राई इनइक्वालिटी इन कम्प्लेक्स। तो यहाँ पे ये वेक्टर की आ जाएगी, तो ये नीचे प्रूफ दिया है, इसको देख लीजिएगा, क्योंकि हमारे नोट्स देखें हमारे पास नोट, इक्वलिटी अक्कर इन द ट्राइंगल इनइक्वालिटी, कब इक्वलिटी आएगी, इफ एंड ओनली द वेक्टर u एंड v हैव द सेम डायरेक्शन, जब उन दोनों की डायरेक्शन क्या होगी हमारे पास, सेम होगी उस वक्त। अब यहाँ पे क्या है, 2 चीज़ें हैं, इक्वल भी है और हमारे पास लेस देन भी है, इक्वल भी है हमारे पास लेस देन भी है। तो यहाँ पे वो बता रहा है कि इक्वलिटी कब होल्ड करेगी, जब दोनों u और v की डायरेक्शन क्या होगी, हमारे पास सेम होगी। नेक्स्ट हमारे पास है पैथागोरियन थ्योरम, जिसे फिथागोरस कहते हैं, द u एंड वेक्टर देन u एंड v आर ऑर्थोगोनल इफ एंड ओनली, अगर ऑर्थोगोनल होंगे तो फिर हमारे पास क्या होंगे, u डॉट v का स्क्वायर क्या हो जाएगा, u प्लस v के स्क्वायर के बराबर होगा। तो ये हमारे पास पैथागोरियन थ्योरम है, यानी u प्लस v का जो हमारे पास नॉर्म का स्क्वायर होगा वो u स्क्वायर के नॉर्म प्लस v स्क्वायर के नॉर्म के इक्वल होगा, यानी उस वक्त हमारे पास यहाँ पे अनइक्वलिटी इनइक्वलिटी नहीं आएगी। तो ये हमारे पास पैथागोरियन थ्योरम है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इनर प्रोडक्ट स्पेस। इनर प्रोडक्ट स्पेस क्या होती है, लेट u v एंड w बी वेक्टर इन वेक्टर स्पेस से लिए गए हैं, एंड लेट बी ए सी एन स्केलर, an inner product on v is a function that associate a real number। ये हमारे पास इनर प्रोडक्ट u एंड v का विद ईच पेयर ऑफ u एंड v सेटिस्फाई फॉलोइंग कंडीशन वो क्या करें, सेटिस्फाई। असल में ये क्या है, जो आपने डॉट प्रोडक्ट पढ़ा था ये वही सेम चीज़ है, मगर यहाँ पे क्या थोड़ी नोटेशन मुख्तलिफ है, क्योंकि ये वेक्टर स्पेस के लिए, तो ये सारी चीज़ें वही सेम हैं तकरीबन ऑलमोस्ट। ये देखें पहली कंडीशन हमारे पास, इसको डिफाइन वो वैसे ही करेंगे हम, u डॉट v, यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास, u के एलिमेंट आ जाएंगे u1 v1 प्लस u2 v2, तो डिफाइन इसको वैसे ही करेंगे। यहाँ पे उसके बाद उसमें दूसरी क्या थी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ये वही कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी दिखाई गई है, यानी u इसके साथ अगर हम देखें u इंटू v प्लस w, तो यानी u v प्लस u w, तो इसको हम क्या लिखेंगे फिर u ये वही चीज़ हासिल हो जाएगी, यानी है वही डॉट प्रोडक्ट। और यहाँ पे क्या नोटेशन मुख्तलिफ इस्तेमाल की गई है, क्योंकि यहाँ पे ये वेक्टर स्पेस के अंदर, तो ये वही कंडीशन, अगर v को v के साथ डॉट प्रोडक्ट लें
तो वो क्या आता है, 0 के इक्वल आ जाता है। अगर ये 0 के इक्वल होगा तो हमारे पास क्या होगा, इफ़ एंड ओनली v हमारा 0 होगा। आगे हमारे पास ये नोट में लिखा हुआ है u डॉट वी डॉट प्रोडक्ट एक्लीडियन इंटर प्रोडक्ट ऑफ r एन। क्या होता है, इसमें बेसिक जो प्रॉपर्टी होती है वेक्टर r के हमारे पास टपल्स हैं, तो वो क्या करता है, बेसिक जो प्रॉपर्टीज़ है एडिशन ऑफ वेक्टर, मल्टीप्लिकेशन, लेंथ ऑफ वेक्टर, और ये चीज़ आ जाएंगी नॉर्म, तो ये चीज़ें इसके अंदर आ जाती है। मगर ये क्या नोटेशन इस्तेमाल की गई है, ये वाली इन जनरल प्रोडक्ट फॉर वेक्टर स्पेस, ये नोटेशन किसके लिए है, जो वेक्टर, वो वेक्टर जो क्या है वेक्टर स्पेस से बिलोंग करते हैं उनके लिए इस्तेमाल की गई है। ए वेक्टर स्पेस विद इनर प्रोडक्ट स्पेस इज कॉल्ड इनर, ए वेक्टर स्पेस विद, जिसमें वो क्या करे, इनर प्रोडक्ट स्पेस की ये कंडीशन सेटिस्फाई, वो क्या कहलाती है, आपको इनर प्रोडक्ट स्पेस कहलाती है। तो वेक्टर स्पेस के लिए आपके पास दो बाइनरी ऑपरेशन होते हैं, वी एक सेट है, और इनर प्रोडक्ट के लिए आप क्या करेंगे, जिसमें और ये इजाफी कंडीशन इसके अंदर शामिल हो जाती है, इनर प्रोडक्ट स्पेस कहलाती है। एग्जाम्पल नंबर 1 दी हुई है, द यूक्लिडियन इंटर प्रोडक्ट ऑफ आर एन। ये हम शो किया गया है कि क्या करते हैं हम उसका हर एलिमेंट को, यू है ये हमारे पास क्या है, वी है, इसकी क्या कर दी गई है, इनर प्रोडक्ट लिया गया है। यानी मतलब वही है कि क्या उनका डॉट प्रोडक्ट लिया गया है। बाय थ्योरम 5.3 द डॉट प्रोडक्ट सेटिस्फाई द रिक्वायर्ड 4 axioms, thus इट इज़ एन इनर प्रोडक्ट स्पेस ऑन आर। क्या हो जाएगी, आर एन हमारी अगर क्या है वेक्टर स्पेस है, तो फिर ये क्या हो जाएगी, इनर प्रोडक्ट स्पेस बन जाएगी। इनर प्रोडक्ट स्पेस आर एन क्या हो जाएगी, इस तरह डिफाइन की जाती है आपके पास। यानी सी अगर हम क्या करें कि सी से मल्टीप्लाई कर दें इसको, तो ये हमारे पास C1 U1 V1 प्लस C2 हमारे पास क्या हो जाएगी, ये इनर प्रोडक्ट इसका डिफाइन की गई। आगे हमारे पास है जी प्रॉपर्टीज़ ऑफ इनर प्रोडक्ट स्पेस। हमारे पास क्या है, यू वी एंड डब्ल्यू बी वेक्टर स्पेस इनर प्रोडक्ट स्पेस एंड सी बी यानी कांस्टेंट। हमारे क्या करेंगे इसको, 0 से डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो हमारे पास 0 वेक्टर हासिल हो जाएगा। लेफ्ट साइड पे मल्टीप्लाई करें या राइट साइड पे, इस तरह हमारे पास u प्लस वी को हम क्या करें, मल्टीप्लाई करें, डॉट प्रोडक्ट लें v से, तो हमारा u v और ये हमारे पास कम्यूटेटिविटी आ जाएगी। अगर इस तरह c से मल्टीप्लाई कर दें तो वो क्या हो जाएगा, होल के साथ आपका क्या हो जाएगा, ये कंडीशन हमारी जैसा वेक्टर में थी कंडीशन, यानी u डॉट सी वी था हमारे पास, तो वो c इंटू यू वी था हमारे पास। तो नॉर्म ऑफ u हमारे पास लेंथ उसी तरह मालूम करेंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा u, जिस तरह हमने वेक्टर में मालूम किया था नॉर्म को, u स्क्वायर, यानी यहाँ पे इस तरह हमने डिफाइन किया था u का स्क्वायर इंटू a, तो u डॉट u ये हमारे पास इसकी लेंथ आ जाएगी। और ये हमारे पास म्यू स्क्वायर क्या हो जाएगा, नो इस चीज़ के इक्वल आ जाएगा हमारे पास। डिस्टेंस बिटवीन u एंड v हमारे पास जिस तरह d से जाहिर करेंगे u एंड v, तो वो क्या आ जाएगा, दोनों का फ़र्क u फ़र्क v का नॉर्म आ जाएगा, तो उस तरह क्या आ जाएगा, दोनों को डिफाइन किया गया है u फ़र्क v, यानी क्या है इसको दो बार, यानी u फ़र्क मतलब क्या है इसका, u फ़र्क v डॉट u फ़र्क v का स्क्वायर, ये हमारे पास इसका डिस्टेंस बन जाएगा। एंगल बिटवीन टू नॉन जीरो वेक्टर्स, उसी तरह वही डिफाइन किया, बिल्कुल वही कंडीशन है यहाँ पर हमारे पास क्या, वो उसमें ये चाहिए हमारे पास u डॉट v ओवर u का नॉर्म v का नॉर्म, ये हमारे पास यहाँ पे भी वही चीज़ बन जाएगी। इसको हम थोड़ा सा चेंज करके उसी नोटेशन में u v, बाकी वही आप चीज़ आ जाएगी यहाँ पे। ऑर्थोगोनल क्या आ जाएंगे, नॉर्मल वेक्टर ऑर्थोगोनल आ जाएगा u v r, ऑर्थोगोनल क्या है, परपेंडिकुलर होंगे, तो हमारे पास क्या होगा, u डॉट u v का जो इनर प्रोडक्ट होगा वो 0 के बराबर होगा। आगे हमारे पास है f, अगर इसकी क्या है नॉर्म 1 है देन इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर। अगर क्या है u हमारे पास नॉर्म 1 के इक्वल नहीं है और v हमारे पास 0 नहीं है, देन द यूनिट वेक्टर क्या है, जिस तरह हमने डॉट प्रोडक्ट में यूनिट को डिफाइन किया गया बिल्कुल यहाँ पे वही, और इसको नॉर्मलाइजिंग कहेंगे, क्योंकि वेक्टर को उसके यूनिट में कन्वर्ट करने में जो प्रोसेस होता है उसको क्या कहते हैं, नॉर्मलाइजिंग कहते हैं। फाइंड द इनर प्रोडक्ट स्पेस, हमारे पास p एंड q भी इनर प्रोडक्ट डिफाइन किया गया है। लेट p दी हुई है हमारे पास और ये हमारे पास b q दिया हुआ है, b पोलिनोमियल इन p हमारे पास क्या है
2 डिग्री पोलिनोमियल्स हैं। तो इसके क्या है a नॉट b नॉट a1 b नॉट क्या है, इसके कोफिशिएंट को जाहिर कर रहे हैं। यहाँ पे क्या है p डॉट, हमने इसको क्या है, इसका कोफिशिएंट 1 है, 1, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2 -2, यहाँ पे 2 है। यानी अगर हम देखें यहाँ पे x0 को कंपेयर किया है, यहाँ पे x0 के लिए ये आ जाएगा, यहाँ पे x को कंपेयर किया, यहाँ पे -2 है, यहाँ पे क्या है 0 है, यह चीज़ आ जाएगी। यहाँ पे एक्स स्क्वायर के साथ -2 है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर के साथ 1 है। तो ये p और इनका प्रोडक्ट आ गया, ये q की लेंथ आ जाएगी, ये p माइनस जो चीज़ें कि डिस्टेंस हमने मालूम करना, p फ़र्क भी हमने इसको मालूम कर लिया है। नेक्स्ट हमारे प्रॉपर्टीज़ ऑफ नॉर्म है। हमारे पास नॉर्म हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है, ग्रेटर देन 0 होता है, ये इक्वल, इफ नॉर्म 0 है तो इसका मतलब क्या होगा, हमारे पास जो वेक्टर है वो 0 के बराबर। अगर c से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो c का मॉड और नॉर्म ऑफ u आ जाएगा हमारे पास, ये चीज़ हमारी हासिल हो जाएगी। हमारे प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिस्टेंस हमारा क्या पॉजिटिव रहेगा। इस तरह क्या है, अगर डिस्टेंस 0 है तो दोनों वेक्टर क्या होंगे, इक्वल होंगे। डिस्टेंस u v हमारे पास क्या होगा, v u के इक्वल होगा। ये हमारे पास थी डिस्टेंस प्रॉपर्टीज। आगे हमारे पास है काशी-श्वार्ट्ज इनइक्वालिटीज़। जिस तरह हमने डॉट प्रोडक्ट में डिफाइन की थी उसी तरह यहाँ पे भी क्या करेंगे, इसको डिफाइन कर देंगे। u बी ए वेक्टर इन इनर प्रोडक्ट स्पेस, देन काशी-श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी क्या आ जाएगी, यानी u v के इनर प्रोडक्ट का जो मॉड होगा हमारे पास क्या होगा, u के नॉर्म और v के नाम से लेस देन या इक्वल होगा। यहाँ फिर क्या रहती है, ट्राइंगल इनइक्वालिटी आ जाती है। u प्लस v का जो नॉर्म होगा वो हमारे पास u का नॉर्म प्लस v के नाम से लेस देन इक्वल, ट्राइंगल इनइक्वालिटी कहलाती है। पाइथागोरियन थ्योरम हमारे पास u प्लस v का जो नॉर्म का स्क्वायर होगा वो u के स्क्वायर प्लस v के नॉर्म के स्क्वायर के इक्वल होगा हमारे पास। तो यहाँ पे पाइथागोरियन में ये चीज़ इक्वलिटी आती है यहाँ पर। आगे हमारे पास है ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शंस इन इनर प्रोडक्ट स्पेस। हमारे पास क्या होती है, वेक्टर के अंदर भी प्रोजेक्शन होती है वेक्टर डॉट प्रोडक्ट में, यानी हम इसको इस तरह लिखते हैं, जो हमारे पास a डॉट b हमारे पास किसके बराबर होता है, ए बी, यानी ये भी वेक्टर है, ये भी हमारा वेक्टर है कॉज थीटा। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, ए की प्रोजेक्शन ऑन बी क्या हो जाएगी हमारे पास, वो हमारे पास आ जाएगी हमारे पास ए जिस तरह हमारे पास ये चीज़ आती है हमारे पास ए बी वेक्टर का प्रोडक्ट हमारे पास क्या होता है, ए का मॉड बी का मॉड कॉज थीटा। तो इसकी प्रोजेक्शन ए की प्रोजेक्शन ऑन बी क्या हो जाएगी, ए कॉज थीटा, ए बी का वेक्टर प्रोडक्ट और बी का मॉड। ये हमारे पास क्या होती है, प्रोजेक्शन होती है यहाँ पे। तो वही चीज़ यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, इनर प्रोडक्ट स्पेस में देखते हैं। ये u एंड v टू वेक्टर है इनर प्रोडक्ट स्पेस में, देन ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन ऑफ u ऑन v, उसके ऊपर क्या चीज़ बन जाएगी, प्रोजेक्शन लिखेंगे। ये u डॉट v का प्रोडक्ट आ जाएगा वेक्टर का, और ये हमारे पास क्या आ जाएगी, उनका मॉड आ जाएगा, और ये u v क्या है, इसका यूनिट आ जाएगा यहाँ पे। इस तरह हमने क्या लिखा था इसको, a b ओवर b का मॉड। तो ये प्रोजेक्शन थी, तो इसमें प्रोजेक्शन हमारे पास क्या हो जाएगी, इस चीज़ के इक्वल होगी। इफ़ v इज़ यूनिट वेक्टर देन इसका ये चीज़ हमारा वार्ड 1 के बराबर हो जाएगा इसका। अगर हमारे पास क्या फार्मूला फॉर ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन ऑफ u ऑन टू v टेक द फॉलोइंग सिंपलर फॉर्म, तो ये चीज़ हमारे पास सिंपलर फॉर्म बन जाएगी, यानी u डॉट v का इनर प्रोडक्ट और v के साथ ये चीज़ आ जाएगी। यहाँ पे आगे एग्जांपल दी गई है, इसको हमने क्या करना है, इनर प्रोडक्ट इसका ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन मालूम करनी है। u और v को हमने क्या किया, सॉल्व कर लिया, यहाँ पे इनकी डॉट प्रोडक्ट ले लिया है, v का v के साथ ले लिया है, तो ये v मॉड आ जाएगा हमारे 5 10। तो प्रोजेक्शन की डेफिनेशन इस्तेमाल करते हैं, हमने क्या आ गया हमारे पास 10 5, और ये हमारे पास v आ गया, तो इसकी ये प्रोजेक्शन आ जाएगी। तो अब हमने क्या करना है, u माइनस प्रोजेक्शन u, ये क्या आ जाएगी हमारे पास, द ऑर्थोगोनल ऑफ v आ जाएगा। अगर आपने ऑर्थोगोनल ऑफ v फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे, ये वाला फार्मूला इस्तेमाल कर देंगे, u फ़र्क प्रोजेक्शन ऑफ u करेंगे, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ऑर्थोगोनल ऑफ v फाइंड हो जाएगा।
ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन एंड डिस्टेंस. लेट u and v be two vector in inner product space v such that, तो अगर पास क्या हो जाएगा, डिस्टेंस क्या होगा u और प्रोजेक्शन ऑफ u क्या होगा, लेस देन होगा हमारे पास u एंड सी वी. सी हमारे पास क्या है, हमारे पास वो हमारे पास ये कांस्टेंट है, इसके चीज़ के इक्वल है हमारे पास सी का एक रियल नंबर बन जाएगा. ये वेक्टर की प्रोडक्ट है, ये वेक्टर का नॉर्म है, तो ये भी एक रियल है, ये भी एक हमारे पास नंबर बन जाएगा. तो सी हमारे पास क्या होगा, एक नंबर होगा. यानी प्रोजेक्शन ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये प्रोजेक्शन ऑफ यू किसके बराबर होता है, इसी चीज़ के बराबर होता है. यानी हमारे पास यानी यू वी का मॉड और यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, v होता है. तो यानी ये हमारे पास c से अगर कोई c हम ये ले लें, प्रोजेक्शन से क्या होगा हमारे पास, डिस्टेंस होगा हमारे पास लेस होगा. ऑर्थोगोनल बेसिस ग्राहम-श्मिट प्रोसेस. Orthogonal set S of a vector in inner product space V is called orthogonal set if every pair of vector in set is orthogonal. हम क्या कहेंगे, set of vectors in an inner product space is called orthogonal set कहेंगे. V को हम S को क्या कहेंगे, orthogonal set कहेंगे. उसका हर पेयर क्या होगा, orthogonal हो जाएगा. यानी हमारे पास क्या होगा, S में Vn टबल्स हैं, उसके अंदर वेक्टर V1 V2 Vn हैं, हर एक की आपस में जो मल्टीप्लिकेशन होगी वो इनका इनर प्रोडक्ट क्या होगा, जीरो के इक्वल हो जाएगा. तो वो सेट क्या होगा हमारे पास, ऑर्थोगोनल सेट हो जाएगा. ऑर्थोनॉर्मल एंड ऑर्थोनॉर्मल सेट इन विच ईच वेक्टर इज यूनिट वेक्टर इज कॉल्ड ऑर्थोनॉर्मल. यानी इसका क्या, हर वेक्टर क्या होगा हमारे पास यूनिट वेक्टर. यानी अगर तो हम यू वी को वी के साथ, एक जैसे वेक्टर को एक जैसे के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, वन के. यानी ये हमारे पास V1 इज इक्वल टू 1. अगर मैं क्या मल्टीप्लाई कर V2 V3 तो ये हमारे पास 0 हो, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा. तो ये हमारे पास दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं, ये ऑर्थोगोनल की, और ये क्या बन जाएगी हमारे पास नॉर्मल. तो ये हमारे पास क्या ऑर्थो नॉर्मल कहलाएगा. इफ़ एस इज बेसिस देन इट इज़ कॉल्ड ऑर्थोगोनल बेसिस. अगर एस हमारी क्या है, बेसिस है, तो वो क्या कहलाएंगी, ऑर्थोगोनल बेसिस ऑफ एन ऑर्थोनॉर्मल बेसिस. और क्या कहेंगे, ऑर्थोगोनल बेसिस भी कहेंगे और ऑर्थोनॉर्मल बेसिस भी कहेंगे. डेफिनेशन के मुताबिक अगर हमारे पास ऑर्थोगोनल होंगी और ऑर्थोनॉर्मल होंगी. एग्जांपल दिए, फाइंड ऑर्थोनॉर्मल बेसिस हमने फाइंड करनी है. तो अभी हमने ऑर्थोनॉर्मल की डेफिनेशन क्या देखी थी, कि उनका जो हमारे पास पहली कंडीशन ये है कि वो ऑर्थोगोनल होनी चाहिए. यानी उनका एक दूसरे के साथ क्या है, ईच आई जे आई वी के साथ क्या उनका प्रोडक्ट जीरो होना चाहिए. और वो क्या होना चाहिए, दूसरी कंडीशन क्या थी कि उनका जो वी का वी के साथ जो है, यानी आप अपने आप के साथ जो प्रोडक्ट है वो क्या होना चाहिए, 1 के इक्वल यूनिट आना चाहिए. तो ये वही चीज़ें यहाँ पे चेक की गई हैं. V1 डॉट V2 V1 डी एस सारे 0 के बराबर आ रहे हैं. यहाँ पे उनके क्या लिए गए हैं, डिस्टेंस लेंथ ली गई है, नॉर्म लिया क्या है, वो 1 के इक्वल आ रहे हैं. तो दोनों कंडीशन सेट हो रही हैं. तो एस इज आर्थो नॉर्मल सेट. एस हमारा आर्थो नॉर्मल सेट बन जाएगा. तो वो क्या बन जाएगी, आर्थो नॉर्मल बेसिस बन जाएगी. तो जब ये आर्थो नॉर्मल बन जाएगा तो ये हमारे पास क्या है, एस के लिए बेसिस हैं. तो ये हमारे पास क्या बन जाएगी, आर्थो नॉर्मल बेसिस बन जाएगी. थ्योरम 5.10 है, ऑर्थोगोनल सेट आर लीनियरली इंडिपेंडेंट. इफ एस हमारे पास जो सेट है V1 से Vn तक इज आर्थो नॉर्मल सेट ऑफ नॉन जीरो. हमारे पास क्या है, ऑर्थोगोनल सेट है ऑफ वेक्टर्स का इन इनर प्रोडक्ट स्पेस, देन एस इज लीनियरली इंडिपेंडेंट है. अगर हमारे पास एस जो ऑर्थोगोनल सेट है, यानी जो हमने पीछे डेफिनेशन डिस्कस की है, यानी उनका प्रोडक्ट हर एक का 0 के बराबर आ जाए, तो वो क्या बनता है, ऑर्थोगोनल सेट बनता है. अगर हमारे पास जो वेक्टर्स दिए हुए हैं वो ऑर्थोगोनल्स हैं, तो यानी इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, लीनियरली डिपेंडेंस चेक कर सकते हैं. अगर तो उनका प्रोडक्ट 0 के बराबर आ रहा है तो वो क्या हो जाएंगे, लीनियरली डिपेंडेंट हो जाएंगे. यानी ऑर्थोगोनल होंगे तो वो लीनियरली डिपेंडेंट होंगे.
अगर क्राउडली है if V is inner product space of n dimension then any orthogonal set of n zero वेक्टर इज बेसिस। तो अब जब वो लीनियर डिपेंडेंट हो जाएगा तो वो क्या आ जाएंगी, बेसिस बन जाएंगी। V इज ए वेक्टर इनर प्रोडक्ट स्पेस ऑफ n डिमेंशन ऑफ एनी ऑर्थोगोनल सेट। तो पीछे हमने दो थ्योरम देखे, उसके लिहाज से क्या बन जाएंगे, आर्थो नॉर्मल सेट्स क्या बन जाएंगे, उसकी आर्थो नॉर्मल बेसिस बन जाएंगी। तो अगर हमारे पास क्या है, ऑर्थोगोनल सेट है, तो वो क्या बन जाएगा, बेसिस फॉर V होगा। यूजिंग द ऑर्थोगोनल टेस्ट फॉर बेसिस क्या है, ये इसके लिए बेसिस हैं या नहीं, तो वही दोनों चीज़ें हम चेक करेंगे। पहले ऑर्थोगोनल देखेंगे, ये हमने ऑर्थोगोनल चेक कर ली, कितने वेक्टर थे, चार, चार को आपस में एक दूसरे से मल्टीप्लाई करके हमने सारी कंडीशन सेट चेक कर ली कि जीरो की इक्वल आ रहा है। फिर हमने क्या, बेसिस फॉर हेंस द बेसिस, अगर ये ऑर्थो नॉर्मल हो जाएंगे तो वो क्या हो जाएंगे, हमारे पास बेसिस हो जाएंगे। देखें आगे, कोऑर्डिनेट रिलेटिव टू ऑर्थोगोनल वेक्टर बी इज ये बेसिस है, ऑर्थोगोनल बेसिस फॉर इनर प्रोडक्ट स्पेस, देन कोऑर्डिनेट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर वी विद रिस्पेक्ट टू वी, हमारे पास क्या हो जाएंगे, वी को हम क्या लिखेंगे, ये कॉम्बिनेशन में लिखेंगे, तो ये हमारे पास WV1 ये क्या बन जाएगा, एक नंबर बन जाएगा। तो इसको हम क्या कह सकते हैं कि इसके कोऑर्डिनेट कहलाते हैं, ये क्या कहलाएंगे, इसके कोऑर्डिनेट कहलाएंगे। ग्राम स्टेमिट ऑर्थोगोनलाइजेशन प्रोसेस, स्टेमिड, ये हमारे पास क्या बेसिस दी हुई हैं फाइनल प्रोडक्ट के लिए, लेट U1 इज इक्वल टू V1, तो हमारे पास V2 हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास U फ़र्क प्रोजेक्शन, जो हमने प्रोजेक्शन का फार्मूला पे डिस्कस किया है, तो ये हमारे पास आ जाएगा यहाँ से, और यहाँ पे V3 क्या आ जाएगा, इसके अगले यानी U2 की प्रोजेक्शन को U3 से माइनस कर देंगे, इस तरह ये हमारे पास क्या बन जाएगा, ग्राम स्टेमिट ऑर्थोगोनलाइजेशन प्रोसेस बन जाएगा। तो इस तरह क्या बन जाएगा, हम क्या कर सकते हैं, ऑर्थोगोनल बेसिस फाइंड कर सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं, ऑर्थोगोनल बेसिस फाइंड कर सकते हैं। और ऑर्थो नॉर्मल बेसिस हमारे पास क्या जाएंगे, उनके यूनिट्स क्या बन जाएंगे, ऑर्थो नॉर्मल्स, क्योंकि हमने डेफिनेशन पीछे देखें ऑर्थोगोनल और ऑर्थो नॉर्मल की, तो ये हमारे पास क्या बन जाएंगे, ऑर्थो नॉर्मल बन जाएंगे। ये आगे एक एग्जांपल दी हुई है, B1 U1 हो जाएगा, U2 हो जाएगा, U, तो U हमने 1 इसके इक्वल लेना है, क्योंकि पहली टाइम U1 इज इक्वल टू U V1 के इक्वल है, तो फिर हमारा V2 क्या आ जाएगा, हमारे पास U2 फ़र्क प्रोजेक्शन ऑफ U2 आ जाएगी। तो इसको हमने सॉल्व किया, हमारे पास इस तरह V3 आ जाएंगे, तो ये हमारे पास क्या बन जाएंगे, इस चीज़ के इक्वल आ जाएंगे। तो ऑर्थोगोनल बेसिस हमारे पास क्या बन जाएगी, जो वेक्टर हमारे V1 V2, तो ये चीज़ हासिल हो जाएंगी। तो हमने सबसे पहले करना क्या है, हमने U1 को V1 के इक्वल लेना है, तो फिर हमने उसका V2 हमारे पास क्या बन जाएगा, U2 फ़र्क हमारे पास प्रोजेक्शन ऑफ U2 इंटू U2 आ जाएगा हमारे। ये फार्मूला इस्तेमाल करके हम क्या कर सकते हैं, बेसिस मालूम कर सकते हैं। आगे हमारे पास ऑर्थोगोनल सब स्पेस, द सब स्पेस W1 एंड W2 ऑफ इनर प्रोडक्ट स्पेस क्या है, दो सब स्पेस हैं, किसकी, इनर प्रोडक्ट स्पेस की, वो कौन सी है, V आर ऑर्थोगोनल इफ एंड ओनली V1 V2 आर ज़ीरो, का जो डॉट प्रोडक्ट है ज़ीरो फॉर ऑल, यानी तमाम V1 W1 से और V2 W2 से अगर हम लें मुख्तलिफ एलिमेंट्स, तमाम एलिमेंट के लिए क्या हो, ये कंडीशन सेटिस्फाई कर जाएँ, तो वो हमारे पास क्या बन जाएगी, दोनों एक दूसरे की ऑर्थोगोनल सब स्पेसेस होंगी। ये एक एलिमेंट हमने क्या लिया, W1 से लिया, एक एलिमेंट हमने W2 से लिया, इस तरह तमाम एलिमेंट्स के लिए ये कंडीशन ऑर्थोगोनलिटी की कंडीशन सेटिस्फाई कर जाएगी। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, जो जिन दो वेक्टर स्पेस से हमने सब स्पेसेस से एलिमेंट लिए हैं, वो क्या बन जाएंगे, आपस में ऑर्थोगोनल सब स्पेस बन जाएंगे। तो आगे ये एग्जांपल देखें सॉल्व की, कि हमारे पास W1 ये दी हुई है और W2 ये दी हुई है, आर ऑर्थोगोनल बिकॉज U1 V1 V2 का डॉट प्रोडक्ट ज़ीरो है फॉर एनी वेक्टर इन W1, किसी भी वेक्टर के लिए हमारे पास क्या है, ये कंडीशन सेटिस्फाई करती है, तो ये ज़ीरो हो जाएगा। ऑर्थोगोनल कम्प्लीमेंट ऑफ W, लेट W बी ए सब स्पेस ऑफ इनर प्रोडक्ट स्पेस V, ए वेक्टर U इन V सेड टू बी ऑर्थोगोनल टू W, हमारे पास W इसकी क्या है, सब स्पेस है, और V क्या हमारे पास इनर प्रोडक्ट स्पेस है। एक वेक्टर हम क्या लेंगे, V से सेड टू बी ऑर्थोगोनल, यानी एक वेक्टर
किसी सब स्पेस के क्या होगा, ऑर्थोगोनल होगा इफ़ u इज़ ऑर्थोगोनल टू द एवरी वेक्टर इन v, यानी जो जिस वेक्टर को हम कह रहे हैं कि वो क्या होगा, सब स्पेस के ऑर्थोगोनल होगा, वो यानी v के हर एलिमेंट के साथ क्या होगा, ऑर्थोगोनल होगा। यानी मैं कह देता हूँ कि w हमारे पास क्या है, w1 w2 और w3 मैं कह दिया, इसके अंदर 3 सेट्स वेक्टर्स हैं। तो इसका मतलब ये होगा u w1 ये भी 0 के इक्वल होगा, इससे हमारे पास क्या होगा u w2 के भी क्या होगा 0, और इसी तरह क्या होगा w3 के लिए भी क्या होगा, ऑर्थोगोनल होगा। द सेट ऑफ ऑल वेक्टर इन v दैट आर ऑर्थोगोनल टू द एवरी वेक्टर इन v, वो वाले वेक्टर्स का सेट जो क्या होगा w के ऑर्थोगोनल, इसका ऑर्थोगोनल कम्प्लीमेंट ऑफ w, वो क्या कहलाता है, इसका ऑर्थोगोनल कम्प्लीमेंट कहलाता, जो सेट बनेगा वो क्या कहलाएगा, ऑर्थोगोनल कम्प्लीमेंट ऑफ w कहलाएगा। तो ये हमारे पास 2 चीज़ें नोट करने की हैं कि 0 का जो ऑर्थोगोनल कम्प्लीमेंट होता है वो v होता है, इसी तरह हमारे पास जो v का ऑर्थोगोनल कम्प्लीमेंट होता है वो 0 होता है। यानी कि 0 को v के जिस एलिमेंट के साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे उसका डॉट प्रोडक्ट 0 आएगा, इस तरह 0 को किसी एलिमेंट के v के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये 2 पॉइंट्स आपने याद रखने हैं कि 0 का ऑर्थोगोनल कम्प्लीमेंट क्या होता है, v होता है, और v का ऑर्थोगोनल कम्प्लीमेंट क्या होता है, w होता है। नोट्स आगे देखें, w इज सब स्पेस ऑफ v, v इज कम्प्लीमेंट टू द सब स्पेस ऑफ v, का जो कम्प्लीमेंट होगा वो सब स्पेस होगा v का। इस तरह w और इंटरसेक्शन w कम्प्लीमेंट ऑफ ऑर्थोगोनल क्या होगा, 0 के इक्वल होगा, यानी w के ऑर्थोगोनल कम्प्लीमेंट का ऑर्थोगोनल कम्प्लीमेंट क्या होगा, दोबारा w के ही इक्वल आ जाएगा। यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है हमारे पास, v स्क्वायर आपको दिया हुआ है, w हमारे पास एक्सेस है, देन इसका कम्प्लीमेंट क्या बन जाएगा, कम्प्लीमेंट एक्स एक्सिस है तो उसका कम्प्लीमेंट वाई एक्सिस बन जाएगा। तो इनका हमारे पास इंटरसेक्शन हमारे पास 0 होना चाहिए, और इसका w के बराबर ये एग्जांपल देख लीजिए। डायरेक्ट सम दैट w1 और w2 be subspace of Rn if each vector Rn can be uniquely written as sum of vectors of v1 from v2, यानी if each vector x, यानी Rn का कोई भी एलिमेंट को हम w1 के कैन बी यूनिकली रिटन एज सम ऑफ वेक्टर ऑफ, यानी w के वेक्टर के लीनियर कम्बिनेशन में लिखा जा सके, एंड द वेक्टर ए वेक्टर w v फ्राम, तो क्या हो जाएगा उनका हमारे पास क्या हो जाएगा, यानी हम क्या कर सकें, जो हमारे पास 2 सब स्पेसेस हैं Rn की, R के हर एलिमेंट को हम क्या लिख सकें, उनके रिटर्न एज अ सम ऑफ, दोनों के सम, किसके, एक एलिमेंट w और w2 के सम की शक्ल में लिख सकें, तो वो हमारे पास क्या बन जाएगी, डायरेक्ट सम ऑफ u, हम इसको क्या लिखते हैं, यानी कि हमारे पास ये कंडीशन x, यानी इस एलिमेंट को हम, यानी इसमें जिस तरह फ़र्ज़ किया, मैं एग्जांपल देता हूँ, 5 है Rn में, ये जनरल एग्जांपल वैसे दे रहा हूँ, तो इसको हम 5 को हम अगर इस तरह लिख सकें 2 + 3, ये हमारे पास क्या है, x है, ये हमने w1 से लिया, ये w2 से लिया, तो ये हमारे पास अगर R के तमाम एलिमेंट को हम उन दोनों के सम के एलिमेंट से लिख सकें तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा, डायरेक्ट सम बन जाएगा। इसको हम क्या लिखते हैं, w1 + w2 डायरेक्ट सम की इलामत है ये वाली हमारे पास। इसके बाद हमारे पास है थ्योरम है प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्थोगोनल सबस्पेस। अगर हमारे पास क्या डायमेंशन ऑफ w + w, डायमेंशन ऑफ दोनों की क्या होगी, n के इक्वल होगी, यानी उनका हमारे पास 0 के खाली इसका आता है, 0 आता है, तो Rn को हम क्या लिख सकते हैं, उसके दोनों के डायरेक्ट सम में w और ऑर्थोगोनल सबस्पेस के कम्प्लीमेंट के, और ये कंडीशन 3 हमने पहले डिस्कस कर ली है। नेक्स्ट हमारे प्रोजेक्शन इनटू ए सब स्पेस। अब प्रोजेक्शन हमने देखी थी 2 एलिमेंट्स की, वेक्टर्स की प्रोजेक्शन देखी थी, अब सब स्पेस से that u1 u2 u3 is orthogonal basis for a subspace of S V, then हमारे पास जो प्रोजेक्शन ऑफ V होगी वो हमारे पास क्या होगी, हम इसको इस तरह डिफाइन करेंगे, u v1 × v, और ये इसकी प्रोजेक्शन की कहाँ से होगी, प्रोजेक्शन ऑफ ऑन टू सब स्पेस,
पहले हमने किस चीज़ को देखा है, प्रोजेक्शन ऑन ए वेक्टर देखी थी हमने, यू से वी में प्रोजेक्शन देखी थी, या जिस तरह से वेक्टर की प्रोजेक्शन देखी थी। अब यहाँ पे क्या है, अब यहाँ पे ऑर्थोगोनल बेसिस की प्रोजेक्शन क्या है, सब स्पेस पे वी से प्रोजेक्शन होगी। उसको हम क्या करेंगे, इस तरह डिफाइन करेंगे, हमारे पास वी u1 प्लस वी u2, और यानी इसको इस तरह डिफाइन करेंगे। प्रोजेक्शन ऑन टू सब स्पेस हमें डिफाइन की गई है, w1 w2 और v हमारे पास ये दिया हुआ है, फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर इनटू ए सब स्पेस v। तो हमारे पास v1 दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, u1 और v1 इसकी क्या हो जाएगी, प्रोजेक्शन हो जाएगी हमारे पास। तो इसको हमने डिफाइन किया हो गया, ये वाला यहाँ पे ये इसकी ऑर्थोगोनल की डेफिनेशन है। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगी, ऑर्थोगोनल बेसिस फॉर v, ये हमारे पास क्या बनेगी, ऑर्थोगोनल बेसिस फॉर v बन जाएगी। इस तरह हमारे पास प्रोजेक्शन के लिए प्रोजेक्शन का फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, u डॉट यू वी u1 का डॉट प्रोडक्ट, और ये कंडीशन इस्तेमाल करके आप एग्जांपल को देख लीजिएगा। आगे हमारे पास हैं फंडामेंटल सब स्पेस ऑफ मैट्रिक्स स्पेस। हमारे पास इज n क्रॉस n मैट्रिक्स, देन कॉलम स्पेस ए का जो ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट होगा वो हमारे पास नल स्पेस के ए ट्रांसपोज के इक्वल होगा। इसी तरह हमारे पास क्या होगा, इसका उलट क्या होगा, हमारे पास का कॉम्प्लीमेंट कॉलम स्पेस ए के इक्वल होगा। हमारे पास कॉलम स्पेस के ए के ट्रांसपोज का ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट हमारे क्या होगा, नल स्पेस के, सॉरी ये नल स्पेस ए के होगा। यहाँ पे दूसरी ये हमारे पास थ्योरम पड़े हैं, तो एक दूसरे के क्या है, कॉम्प्लीमेंट है, तो इन दोनों को यानी ये डायरेक्ट सम में लिखेंगे, हमारे पास ये चीज़ बन जाएगी हमारे Rn। इस तरह हम यहाँ से ये इसका कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा, इन दोनों का सम, या इन दोनों का सम क्या हो जाएगा हमारे पास Rn के बराबर हो। और ये हमारे पास CS ट्रांसपोज का NS, यानी एक दूसरे के ऑर्थोगोनल हो जाएंगे। अगर ये एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट होंगे, तो फिर Rn के इक्वल आ जाएंगे। ये ऊपर डिफाइन किया गया है। तो ये हमारा वेक्टर स्पेस कंप्लीट होती है यहाँ पे 4 लेक्चर्स के अंदर। ये हमारा आखिरी और चौथा वेक्टर स्पेस के मुतालिक लेक्चर था। अल्लाह हाफिज़।